नमस्कार, मैं निकेत कुमार और स्वागत है आपका तिरहुत न्यूज की चुनावी चर्चा में। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है कि कौन से सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी और कौन सी पार्टी के साथ कौन सी पार्टी गठबंधन करेगी। इसी चीज का चर्चा करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार केशव जी और शुभम जी मौजूद हैं। तो आप दोनों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें कि सभी जो नेता हैं, जो विधायक हैं या फिर विपक्ष के जो नेता हैं, सभी में एक खलबली मची हुई है कि आखिर इस कोई भी विधानसभा सीट से टिकट किसको मिलेगी। ऐसे में सभी नेता पटना या फिर दिल्ली में जाकर अपना कैंपेन किए हुए हैं कि पार्टी के आला कमान से मुझे सीट मिले। तो सबसे पहले हम शुभम जी के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। शुभम जी, बताइए इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें 2015 में चलना पड़ेगा, क्योंकि 2015 और 2019 का जो गठबंधन का स्वरूप है ना, वो पूरा बदला हुआ है। 2015 में जदयू आरजेडी साथ लड़ी थी, कांग्रेस भी उसमें साथ थी, और 2020 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू साथ है। और महागठबंधन की जहां तक हम बात करते हैं, क्योंकि एलजेपी को हम अभी साइड में रख के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एलजेपी का भी कुछ लग नहीं रहा है। कई जगहों से जो खबरें आ रही हैं, हमारे सूत्रों के द्वारा जो खबर आ रही है, उसमें ये साफ साफ है कि एलजेपी कहीं ना कहीं खफा है। वो जितने सीटों की मांग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, कल एक प्रेस वार्ता हुआ था, चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया तारीखों की, उसके बाद एक प्रेस वार्ता हुआ जिसमें नीतीश कुमार से पूछा गया कि को लेकर आपका क्या मत है। तो नीतीश कुमार ने साफ साफ ये कह दिया है कि मुझे एलजेपी से कोई लेना देना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सीटों को लेकर खोजे। अब जो भाजपा है वो एक मत बना चुकी है कि 24 से 26 सीट ही हम दे पाएंगे, लेकिन एलजेपी की जो मांग है वो उससे अधिक है। तो ये काफी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जब लड़ी थी 2015 में तो उन्हें 51 या 53 सीटें आई थी, उस सीटों को वो रिजर्व रखना चाहती है। लेकिन अगर जदयू वहां सीटों की मांग करती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। हम साथ आ गई है, जदयू जो एनडीए का पूरा गठबंधन है उसमें हम भी साथ आ गया है, रालोसपा छोड़ने वाला है, अब वो कहाँ जाता है वो देखना पड़ेगा। अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो कांग्रेस अधिक सीटें मांग रही है, आरजेडी उससे भी अधिक सीटों पर लड़ना चाह रही है। तो मतलब एक कसमोकस है, और इसी के लिए आप देख रहे होंगे कि जो गठबंधन है, दो प्रमुख गठबंधन है बिहार की, एनडीए और महागठबंधन, दोनों में फूट पड़ रहा है। दोनों में जो बयानबाजी है वो लगातार चल रहा है। एलजेपी से तो सबने देखा कि किस तरह से बयानबाजी चला। महागठबंधन में हम अलग हो गया है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो अलग हो गई उनसे, वो एनडीए की गठबंधन हो गई। अब मुकेश सहनी और रालोसपा, ये दोनों में अब तकरार है। कांग्रेस के तरफ से भी ये कई बार बयान आ चुके हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर उनके मन में अभी भी सवाल है। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के सामने प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है, कोई माने या ना माने, नीतीश कुमार की छवि अभी बिहार में सबसे बड़े नेता की है, जितने भी पार्टी हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव, ये पहला चुनाव होगा निकेत जिसमें लालू प्रसाद यादव नहीं होंगे चुनाव में। तो राजद के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर और पटना में जो पोस्टर लग रहे थे, कल से पहले तक जो पोस्टर दिख रहे थे, उसमें लालू यादव की तस्वीरों को हटा दिया गया था। मतलब संकेत साफ है कि जो पुरानी चीजें राजद के समय में घटित हुई, जो पुरानी बातें राजद के समय में हुई है, उनको वो भुलाकर तेजस्वी यादव को आगे रखकर अब वो चुनाव में आगे उतरना चाहते हैं। तो विधानसभा की तारीख हो गई है तय, 3 चरण में चुनाव होना है, 28 अक्टूबर, 4 नवंबर और 7 नवंबर। 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, 10 तारीख को पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन उससे पहले अभी जो 10 से 15 दिन होने वाले हैं वो सच में बहुत ही रोचक होंगे सभी पॉलिटिकल पंडितों के लिए, क्योंकि टिकटों की जो मार है वो लगातार चल रही है। पटना में अभी जमावड़ा लगा हुआ है। जो पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं, जो एक्स एमएलए हैं या फिर जो हारे हुए एमएलए हैं, उन लोगों का जमावड़ा पटना में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टिकट के दावेदारी अपना ठोक रहे हैं, उनका जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ है। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी इसमें कोई बड़ी खबर आज निकल के नहीं आई है, क्योंकि कल से आचार संहिता लगा है, कल चुनाव की घोषणा हो गई। अब आगे देखना होगा अगले 10-15 दिनों में कि क्या आगे इस मामले में होता है। जी, शुभम जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि बिहार विधानसभा चुनाव लगभग 40 से 45 दिनों के बाद होने वाला है
और अभी तक के कौन से नेता किस पार्टी से लड़ेंगे और कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी ये तय नहीं हुआ है। तो आने वाले जो 10-15 दिन है ये बिहार में बहुत ही रोचक होने वाला है। यहाँ की जनता देखने के लिए काफी ज्यादा रोचक है। तो हम अभी केशव जी के पास चलेंगे और केशव जी से जानना चाहेंगे कि राजद ने जो अपना पोस्टर लॉन्च किया था पटना में, उन्होंने लालू यादव का तस्वीर वहां से हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा चर्चा वाली खबर थी। इसके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या राजद से लालू काल खत्म हो गया है? देखिए, जिस तरीके की अभी जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ी चीज देखने वाली यह है कि अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद किस तरीके से अपने पार्टी का गठबंधन करती है और कहां पर वो पार्टी को लेकर के जाना चाह रही है। यह बहुत कुछ निर्भर करता है आने वाले चुनाव में, क्योंकि उनकी सोच एक युवा की सोच है। जो पीछे राजनीति में अक्सर ये देखा गया है कि चीजें बदलती रहती है। जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देखें तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, फिर उसके बाद से जो है सो जेपी आंदोलन आया, सरकार बदली, फिर अभी वर्तमान में। तो ये राजनीति है, यहाँ पे जो है सो जनता का पक्ष, जनता का मूड किसके फेवर में जाएगा ये देखने वाली बात हो जाती है। सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 15 वर्षों में यहाँ चली आ रही, विकास देखने को मिला, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ विकास देखने को मिला। जो एक छवि थी जंगल राज की वो निश्चित ही खत्म हुई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार की छवि कहीं ना कहीं मतलब बिहार में वो देखने को मिली कि उनकी जो एक लोकप्रियता है उसमें गिरावट देखने को मिली। इसका फायदा जो मतलब कि राजद है वो निश्चित ही उठाने के लिए जो है सो प्रयासरत होंगे। अब यहाँ पे तेजस्वी यादव का मुख्य ये होना चाहिए कि उनका मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से अपने पार्टी को फिर से एक नई छवि के तौर पे हम प्रमोट करें और जनता से हम उसका सपोर्ट लें। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से अगर सरकार काम की हुई रहती, नेता अगर अपने क्षेत्र में काम किए हुए रहते, तो उनको एक कॉन्फिडेंस होता, विश्वास होता कि हाँ मैंने काम किया है, जनता मुझे खोज कर हमें जो है सो वोट देगी। लेकिन काम तो अक्सर देखा जाता है कि जितने भी राजनेता है चुने जाने के बाद जो है सो फिर सिर्फ और सिर्फ पटना या दिल्ली करते रहते हैं, क्षेत्र में उनकी मतलब मौजूदगी नदारत होती है। तो कहीं ना कहीं ये डर भी उनको जो है सो सता रहा है कि आने वाले समय में जो क्षेत्र में उनका विकास को मुद्दा बनाया जाएगा, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जाएगा, शिक्षा को मुद्दा बनाया जाएगा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी नेताओं में डर है, जिसके कारण वो सीट कंफर्म अपने सीट पे नहीं है, जिसके कारण वो पार्टी मुख्यालय के चक्कर और पार्टी के जो बड़े जो शीर्ष नेता हैं उनके कहीं ना कहीं सपोर्ट में, संपर्क में अभी रहने के लिए वो जो है सो मतलब कि मार्च कर रहे हैं, या तो वो पटना में है नहीं तो दिल्ली में है। जी, तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो सिटिंग एमएलए होते हैं उनको ही टिकट मिलता है, मगर हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले खबर आ रही है कि जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी पटना का दौरा कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह हो सकती है केशव जी कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको भी अपनी टिकट की मतलब टिकट के लिए दांत अड़ाए हुए हैं कि मुझे टिकट मिले, या उनको एक खतरा सा लग रहा है? तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, इसके बारे में मैंने अभी बताया कि आखिर उन्होंने काम नहीं किया है, या फिर ऐसा भी देखा जा रहा है कि चुनावी परिणाम जो है सो कब जनता का मूड चेंज हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जनता हो सके कि परिवर्तन लाना चाहती हो, जिस तरीके से 15 सालों के जो लालू जी का जो शासन था उसके बाद से जो है सो जनता एक परिवर्तन करके जो है सो नीतीश कुमार को सत्ता में काबिज की, उस तरीके से हो सकता है कि जो है सो जनता अगर परिवर्तन चाह रही हो तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनको भी ये डर सता रहा है कि हमने अगर काम किया है तो जनता के फेवर में किया है, मतलब कि 100% उन्होंने दिया है या नहीं दिया है। देखिए, कहीं भी होती है कि अगर आप 100% अपना देते हैं तो आप एक सिक्योर होते हैं कि हाँ मैंने काम किया है, जनता मुझे जो है सो वोट देगी उस काम को लेकर। अब समय बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, युवा वर्ग जो बुजुर्ग हैं सारे लोग कहीं ना कहीं अब इस चीज को देख रहे हैं, काम के आधार पर वो जो है सो वोट देना चाह रहे हैं। जहां पर काम हुई है उन नेताओं को अपने क्षेत्र में कभी एक थोड़ी मतलब कि 20% ही अगर समझ ले कि विश्वास है, लेकिन 80% उसको भी डाउट है कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जनता कहीं परिवर्तित हो जाए, उनकी लोकप्रियता नीतीश कुमार की छवि को देखते हुए या फिर पार्टी के रवैये को या फिर विकास को, अन्य मुद्दों को लेकर के वो जो है सो परिवर्तन हो सकता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं डर सता रहा है, जिसके कारण अभी जो वर्तमान में जो जहां जिस क्षेत्र से वो विधायक हैं अभी, उससे भी उनको वो डर लग रहा है कि हम आने वाले चुनाव में इसका परिणाम जो सो क्या होगा, फलता एक डर कहीं ना कहीं उनको ये सता रही है।
शुभम जी, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि पिछले बार के चुनाव से इस बार के चुनाव में महागठबंधन की तस्वीर काफी बदल चुकी है। तो हम आपको बताएं कि पिछले बार के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में थे, तेजस्वी यादव भी नेतृत्व में थे और उनके बेटे भी रघुवंश बाबू, बड़े बड़े दिग्गज नेता महागठबंधन में नजर आए थे और इसीलिए एनडीए को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। मगर हम इस बार की अगर बात करें तो रघुवंश प्रसाद जी की मौत हो गई और उन्होंने उससे पहले पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। लालू प्रसाद जी जेल में है और शायद चुनाव से अब वो हट भी गए हैं, मुझे लग रहा है। और जीतन राम मांझी जो कि अब इनके साथ सटे थे कुछ दिन के लिए, मगर वो भी उन्होंने भी इनका साथ छोड़कर चला गया। और नीतीश कुमार तो एनडीए के अभी सबसे बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में। तो क्या लग रहा है महागठबंधन कितनी मजबूती के साथ इस बार के चुनाव में उतरेगी और उसके साथ क्या क्या चुनौतियां रहेंगी? महागठबंधन में सबसे बड़ी चुनौती है कि वो एक होकर नहीं रह पा रही है। क्योंकि एक चीज मानिए, अगर 2000 फिर आपको हम एक साल पीछे ले चलेंगे, 2019 लोकसभा को याद कीजिए। जब महागठबंधन में टिकट का बंटवारा हुआ था तो मुकेश सहनी, जिसको पार्टी बनाए हुए 1 से 2 साल हुआ था, उसको 3 लोकसभा सीट, मुजफ्फरपुर जैसा लोकसभा सीट मुकेश सहनी को दिया गया था। और अगर आप वोट परसेंट देखिए, क्या है ना कि बिहार में एक चीज का आरोप हमेशा लगता है और एक चीज का आरोप आप कभी नहीं लगा सकते हैं। जो आरोप लगता है वो है जातिवाद। क्योंकि बिहार में जातिवाद कितना भी कोई पक्ष हो या विपक्ष कितना भी कुछ कहे, अंत में जो टिकट बंटवारे का टाइम आता है तो जाति देख के कि किस विधानसभा में किस जाति का अधिक संख्या है, किस जाति का बहुमत है, उस जाति का वो कैंडिडेट यहां उतारते हैं। सबसे बड़ी चीज है शुभम जी यहाँ पे कि जिस तरीके से जो गठबंधन जो बन रही है महागठबंधन, उसमें किसी एक पार्टी का इन्वॉल्वेशन नहीं है, उसमें कई सारे पार्टी मिले हुए हैं और प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट पर जो है सो कब्जा करने के लिए वो जो है सो जी तोड़ मेहनत करते हैं। फलतः कारण ये हो जाता है कि गठबंधन में फूट पड़ जा रही है और विकल्प लोगों के पास, आज विकल्प की जो है सो नामौजूदगी है, विकल्प लोगों के पास नहीं है। फलतः यहां पर जो है सो गठबंधन कमजोर पड़ जा रही है। अभी जैसे देखिए कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी, उन्होंने जो सो पार्टी को तुरंत छोड़ दिया। पिछले ही कुछ साल पहले उन्होंने जो है सो उसका राजद के साथ में वो आए थे, लेकिन उन्होंने वहां पे छोड़ दिया। क्यों? कारण क्या था? रालोसपा की जैसी हम बात कर रहे हैं, वो भी जो है सो उनके साथ रहना अभी नहीं चाह रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। गठबंधन में कांग्रेस के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। और यहां पे एक चीज देखने वाली है कि एनडीए की जो हम लोग घटक दल में देख रहे हैं, तो एनडीए एक बृहद पार्टी के तौर पे मजबूती से अपने जो है सो जो उनके घटक दल हैं उनके साथ अपने गठबंधन को बनाए हुए। तो यहां पे सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं देखिए, अभी एक आज ही खबर आई है कि रितु जायसवाल, जिन्होंने जेडीयू में लोकतांत्रिक जो छवि है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमी के कारण उन्होंने जो है सो पार्टी से इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, हम लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती है। वहां पर जो वर्चस्ववादी होते हैं, जो शीर्ष नेताओं के आगे पीछे रहने वाले होते हैं, या उनसे जिनका संपर्क ज्यादा होता है, सीट पर भी अक्सर ये चीज देखा जाता है किसी भी डेमोक्रेसी पार्टी में। तो यहां पर भी अभी भी देखने वाली यही बात है कि इसीलिए नेता आज भी जो है शीर्ष नेताओं और पार्टी कार्यालय के आगे पीछे अभी करने में लगे हुए हैं। देखिए केसर जी, एक चीज है, आपने बोला डेमोक्रेटिक पार्टी। भारत एक रिपब्लिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक ही है, डेमोक्रेसी ही है भारत में। लेकिन जहां तक आप पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हर पार्टी का एक अलग संविधान होता है, उस संविधान के हिसाब से वो चलता है। और जहां तक रितु जायसवाल का बात है, रितु जायसवाल ने कुछ दिन पहले ही उन्होंने सिंहवाहिनी की मुखिया है, हमारे ही जिला से आती है, मैं जिस जिला से हूं, परिहार विधानसभा क्षेत्र उनका पड़ता है। काफी नामी मुखिया, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से उनको पुरस्कार मिल चुका है। रितु जायसवाल का जहां तक हम बात करें, कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था। ऐसी चर्चा थी क्षेत्र में कि वो जदयू से टिकट लेकर आ रही है, लेकिन वहां पे अब दावेदारी किसी और की ठोकी जा रही है। और ऐसा माना गया कि जो रितु जायसवाल, क्योंकि देखिए भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, किसी भी दल की अगर हम बात करें, आंतरिक डेमोक्रेसी के बारे में कोई टिप्पणी की ही नहीं जा सकती, क्योंकि क्या है नहीं है सब जानता है। क्यों टिकट लेने के समय, जैसा कि अनिकेत ने बताया कि आज पटना का सभी होटल क्यों फुल है, टिकट लेने के लिए क्यों लोग जा रहा है पटना शीर्ष नेतृत्व से बात करने, क्यों दिल्ली जा रहा है भाजपा का बात करने। तो कहीं ना कहीं वर्चस्व है
कहीं ना कहीं जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं उनका वर्चस्व है पार्टी में। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं कि वहां पर जो डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए, जो लोकतंत्र दिखना चाहिए, जो काम करने वाले मेंबर हैं, जो सक्रिय सदस्य हैं, उनको हो सकता है कि जो है सो आगे उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। एक चीज केशव जी, इसका जो एग्जाम्पल है वो साफ है। कांग्रेस में कई नेताओं ने बयानबाजी की। गुलाम नबी आजाद की बात अगर हम करें, बड़े नेता हैं देश के, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से सवाल पूछा था शीर्ष नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में। उन्हें सभी पद से हटा दिया गया, एआईसीसी के पद से हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी करते हैं, उन्हें उनके पद से हटा दिया। राजद में ऐसे आपको जो एग्जाम्पल है वो मिल जाएंगे। लेकिन देखिए क्या है ना कि डेमोक्रेसी, पार्टी का एक अलग संविधान होता है, वो अपने हिसाब से संविधान लिखते हैं कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात माननी पड़ेगी, आपको जो पूरा जो पार्टी का फॉर्मेट है उस हिसाब से वो संविधान लिखा जाता है। तो देखिए पार्टी की जो आंतरिक डेमोक्रेसी है वो तो साफ दिखती है, किसी को नहीं है। भारत में है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी ही है इसीलिए एक सीट पे 17 कैंडिडेट लड़ते हैं। लेकिन एक मिनट केशव जी, मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि बिहार दो चीजों से बदनाम, एक चीजों से बदनाम है खासकर, और एक चीज बिहार के धब्बा आज तक नहीं लगा। जो अन्य प्रदेशों की बात अगर हम करें, धब्बा जो लगा वो जातिवाद का है। अगर हम पार्टी, अगर आप कल परसों तक देखें तो रोजगार एक मुद्दा बना हुआ था, लेकिन अगर आज जो लोग जो अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी ठोकने के लिए पटना या दिल्ली में बैठे हैं, तो वो अपने जो फॉर्मेट लेके गए होंगे कि हमने अपने क्षेत्र में ये काम किया, और एक क्षेत्र, एक जो लाइन होगा, एक पैराग्राफ होगा, उसमें वो अपनी जातीय टिप्पणी उन्होंने लिखी होगी कि मैं इस जात का हूं, इस जात का इतना जनसंख्या है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। तो ये एक चीज है, और जिसका दाग आज तक बिहार पे नहीं लगा वो है क्षेत्रवाद। बिहार में जो आया, बिहार ने सबको अपनाया, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो या फिर शरद यादव। शरद यादव यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो जबलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो बिहार में आके बहुत बड़े नेता बने। जदयू को स्थापित शरद यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया, लेकिन नीतीश कुमार से अनबन के कारण वो पार्टी से निकल गए। फिर नीतीश कुमार, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। लेकिन ये सत्य है कि बिहार में क्षेत्रवाद नहीं है, जातिवाद है, और जातिवाद अब आपको देखने को मिलेगा। और कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का जो एक निर्णय था, एक फैसला था कि अगर दलित, क्योंकि दलित मैं कहता नहीं, वो हरिजन समाज के लोगों के लिए को अगर हत्या होती है, उनकी हत्या होती है, तो उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये चीज कहीं से मुझे एक तथ्यात्मक नहीं लग रहा है। यह एक आप मतलब कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते हुए इस तरीके की बयानबाजी देना कहीं से भी यह शोभनीय नहीं है। जो नीतीश कुमार ने इस तरीके की बयानबाजी किए हैं, तो इससे अन्य समुदाय में इसका बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। और अभी जो लोग, मतलब यहाँ पे ये चीज मेरिट नहीं देखी जा रही है, क्वालिटी नहीं देखी जा रही है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती है, उसको जातिगत तौर पे क्या है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके की जो बयानबाजी की, तो इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं मतलब कि वो जो एक हरिजन वोट है, उस वोट बैंक में सेन मारने की कोशिश की है उन्होंने। वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहां से अब जीतन राम मांझी के द्वारा हो सकता है कि उनको वो वोट जो है सो वो मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने फेवर में करने के लिए ये बात, अब इसका क्या बैड इंपैक्ट पड़ेगा, इसको उन्होंने सोचा नहीं और उन्होंने ऐसी बयानबाजी कर दी। तो निश्चित ही यह लोकतंत्र की कहीं ना कहीं ऐसी बातें लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए थी। यही चीज मैं भी बोल रहा हूं केशव जी कि अगर आप चुनाव आता है, ठीक है, और ये जो चुनाव होने वाला है वो पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा, क्योंकि 70 देश ऐसे पूरी दुनिया में हैं जिन्होंने अपने चुनाव को टाल दिया, और बिहार में लगभग 7.5 करोड़ मतदाता इस बार मतदान करेंगे एक नई सरकार या फिर इसी सरकार को फिर से बनाने के लिए। और केशव जी, मुद्दा यहाँ ये है कि अगर इस कोरोना काल में, इस भीषण परिस्थिति में अगर कोई लोग वोट करने जाता है तो वह मुद्दा तो सही से उठाए। अगर आपका मुद्दा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में किसी से छुपा नहीं है, मैं शहरी, भले ही मैं यहाँ का नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ पे पिछले 8 महीने से पत्रकारिता जब से कर रहा हूं तब से देख रहा हूं कि क्या परिस्थिति है जल जमाव की। आप किसी भी गली में घुस जाइए, आपको घुटने भर पानी मिलेगा, इतनी गंदी स्थिति है। अगर यहाँ नगर व आवास मंत्री यहाँ के विधायक हैं मुजफ्फरपुर शहर के, फिर अगर मुजफ्फरपुर की ये स्थिति है तो जिम्मेदार कौन होगा? उनकी सरकार बैठी है, वो खुद नगर व आवास मंत्री, उनके पास इतनी ताकत है कि वो ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ का उसको ठीक करवा सके।
बाढ़ की आपदा आदि है, 50 जगह कैंप लगते हैं खाने का जो कम्युनिटी किचन होता है, लेकिन 100 जगह ऐसे मैं आपको बता दूंगा जहां कोई कैंप नहीं है। उस कैंप में रोज आपको खिचड़ी और चोखा दिया जाता है, और अगर आप देखते उस खाना को तो आप खाते नहीं। शुभम जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आपने मुजफ्फरपुर की बात कही और मुजफ्फरपुर में आपने ये भी कहा कि लगभग सारे जगहों पर घुटने भर पानी है, तो जब चुनाव नजदीक आएगा और चुनाव का डेट आएगा तो जनता जब वोट करने के लिए निकलेगी तो क्या लग रहा है इसमें गिरावट हो सकती है लोगों को वोट करने में? चूंकि गंदे पानी है तो लोग निकलना बहुत कम चाहते हैं, चूंकि वो समझते हैं कि उसमें अगर हम जाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है चुनाव में मतदान के दिन? देखिए अनिकेत जी, चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का पर्व होता है, और बिहार में सच में इसको के तौर पे मनाया जाता है। बिहार में अगर चुनाव होता है, अगर कल बिहार में ये कि इस तारीख से इस तारीख तक चुनाव है, इस तारीख को नतीजे आएंगे, तो अगर आप कल आज के जितने भी अखबार हैं, आप चाहे तो पूरे भारत के जितने बड़े बड़े द हिंदू से लेके टाइम्स नाउ से लेके जितने भी अखबार हैं या फिर जितने भी चैनल्स हैं, मीडिया चैनल, वो इस पे अब शोध करना शुरू करें, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है ना, वो या बिहार में बड़े बड़े महारथी आके बिहार में फेल हो जाते हैं। बिहार में एक चाणक्य थे और दूसरा कहा जाता है नीतीश कुमार को कि सर जीते कोई भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, और 15 सालों में उनका वो लगा है। अगर वो इस बार जीत जाते हैं, अगर फिर से सत्ता में आ जाते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह जितने समय तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उससे अधिक समय के लिए हो जाएंगे। तो बिहार में जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो इतनी आसान नहीं है। बिहार में पिछले 2015 में भाजपा टॉप पे थी, अजब सा लहर था भाजपा के अंदर, लेकिन बिहार में जो उनका जब बिहार पहुंचे अमित शाह, तो बिहार में सब कुछ फेल हो गया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाजपा की अगर बात करें तो इस वक्त वो भारत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई है, और केंद्र में भी उनकी सरकार है और कई राज्यों में सरकार है। और जब चुनावी यात्रा के दौरान जब हम खुद गए थे क्षेत्र में और हमारी टीम भी गई थी, आप भी गए थे, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं है, वो भाजपा के नाम पर नीतीश कुमार को वोट देंगे, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ये आप देखते हैं, आखिर भाजपा की क्या मजबूरी है कि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है बिहार में? आखिर उसमें क्या कमजोरी है, बताइए। ये सत्य है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 25% वोट लाई थी, ठीक है, 25% उनका वोट था, जबकि जदयू का 16 और राजद का 19% था। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने शहरी अगर शहरी वोटों की बात करें तो उन्हें शहरी वोटों में बहुत अच्छे तरह से पकड़ है, लेकिन अगर आप ग्रामीण की तरफ चले जाएं तो विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है। लोकसभा में 40 में 39 सीट जीती थी भाजपा और जदयू गठबंधन, लेकिन वही आप विधानसभा में अगर उसको देखेंगे और जब चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो भले ही सरकार ये बन जाए, लेकिन क्योंकि आपने चुनावी यात्रा की बात की, उसमें एक चीज मैं बताता हूं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराया, वो हर चुनाव से पहले अपनी आंतरिक सर्वे कराती है अपने पार्टी के तरफ से। उसमें ये साफ साफ उन्होंने बोला, साफ साफ अंदर की बातें जब निकल कर आई है, क्योंकि सर्वे जब होता है पार्टी कराती है तो बाहर नहीं निकालती है। उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत गिरी है। उसका रीजन शराबबंदी है, उसका रीजन बाढ़ है, उसका रीजन कोरोना के काल में जो मजदूर आए थे, जो बिहार के मजदूर थे, वो बाहर से आए थे, उनकी जो सुविधा, रहने की सुविधा है, उस पे जो दिक्कतें हुई, जो लोग पैदल आए। देखिए, मुद्दा इस बार सिर्फ आपको रोजगार और सिर्फ रोड और बिजली नहीं है, इस बार आपका मुद्दा कोरोना है, इस बार बाढ़ है आपका मुद्दा। तो नल जल योजना में जब मैं गया था एक गांव में, काटी विधानसभा में गांव पड़ता था, तो वहां के लोगों की जो बात मैंने सुनी वो बहुत अजीब थी। सब कुछ लग गया है, लेकिन जब वो पानी छोड़ता है ना तो बीच में से फूट जाता है। और जब मैंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया तो वहां बहुत सारे आदमी थे, वो कह रहे थे कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम सरकार को इसकी जिम्मेवारी नहीं देंगे कि सरकार आके नहीं करवाती, वो तो पैसा भेज रही है, वो तो फंड भेज रही है, लेकिन जो यहाँ के इंजीनियर हैं, जो यहाँ के जो लोग जिनके अंदर ये करवाता है, पूरा पाइप बिछवाते हैं, चाहे पूरा सिस्टम होता है, वो चीज उनको करवाना होगा। तो मैंने जब उनसे पूछा कि जिम्मेदार किसको मानते हैं, तो उन्होंने बोला जिम्मेदार मान के क्या करेंगे, क्योंकि मैंने लालू यादव के 15 साल को देखा है। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर की जो बात थी, जो खुलेआम गोलियां चलती थी शहरों और गलियों में, मैंने भी सुना और वो वीडियो में उन्होंने साफ साफ बोला है। मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं कि जो गोलियां चलती थी उसमें अब सुधार है।
देखिए, नीतीश कुमार ने 15 साल में क्या किया क्या नहीं किया नहीं मैं बताऊंगा, इस पे चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन बिजली और सड़क में उन्होंने काम किया जी। बिजली सड़क उन्होंने किया। जो 7 निश्चय योजना है उसमें एक चीज को मैं आपको बता दूं, जो 7 निश्चय योजना है उसमें जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसमें काम हुआ है, और दूसरा जो कंप्यूटर सिखाना है बच्चों को, जो इंग्लिश बोलना सिखाना है बच्चों को, उसमें उन्होंने काम किया। बिहार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने चलाया था, इस दोनों में काम हुआ है। नल जल योजना में मिनिमम तरीके से काम हुआ है, फंड आया है, लेकिन जो स्थानीय मुखिया है जिनके अधिकार में ये सब आता है उन्होंने बहुत भारी गड़बड़ी की है इसमें, और इसकी सजा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई चीज वो अच्छा करते हैं तो अगर उनका क्रेडिट उनको जाता है, तो कोई कुछ चीज अगर कोई काम अगर गड़बड़ होता है तो डिस्क्रेडिट ही नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा। केशव जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में कि देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिहार के साथ किसी भी जो आम जनता है उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, यातायात, परिवहन के साधन और बिजली, ये मुख्य समस्याएं होती है, और मुख्य समाधान और सरकार से उनकी अपेक्षाएं भी ये होती है कि ये सारी चीज जो है सो गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रोवाइड कराया जाए। नीतीश कुमार की सरकार ने इन सब मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर उन्होंने अच्छा बेहतर काम किया है, जो पिछले 15 सालों में उनसे पहले जो है सो 15 सालों में नहीं किया गया। जिस तरीके से सड़कों का विकास, पहले ऐसा लगता था कि जो है सो कहाँ पे जो है सो गड्ढे सड़क पे हैं, या सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये चीज पता नहीं चली। तो आज जो है सो गली गली में सड़क बेहतरीन हुई है। दूसरी चीज कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, है ना, फिर हम लोग देखते हैं कि वहां पर भी सुधार देखने को मिला है। स्किल डेवलपमेंट के भी कई सारे प्रोग्राम चलाएगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है सो काम हुई है नीतीश कुमार के द्वारा। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हम देख रहे हैं, बेरोजगारी की दर वह बेतहाशा बढ़ी है, और बेरोजगारी की जो श्रेणी है, ये किसी को ये पता नहीं था कि बिहार के इतने बेरोजगार मजदूर दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते हैं, है ना। ये कोरोना के कारण जो है सो लोगों को पता चला कि बिहार के इतने जो है सो मजदूर दूसरे स्टेट में जाकर के, आधिकारिक सिर्फ 40 लाख, आधिकारिक 40 लाख, 40 लाख, और उससे अधिक जो ट्रेनों बसों से आए, जो किसी माध्यम से जो पैदल आए, बहुत ऐसे मजदूर थे जो पैदल आए इसमें। मतलब आप मान के चलिए कि 50 लाख के लगभग मजदूर बाहर रह रहे थे। ये मजदूर कहिए या जितने भी बिहार के काम करने वाले लोग हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हो, लगभग 50 लाख लोग बाहर रहते हैं। और एक खास बात कि ये चुनावी वर्ष था और कोरोना जैसी भी महामारी आई थी, और इतने सारे मजदूर जब वापस बिहार में आए तो हमने ये खुद अपनी आंखों से देखा कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी के काल में ही कुछ मजदूर फिर वापस जाने लगे यहाँ से, क्योंकि उनके लिए एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था, उनको रोजगार नहीं मिला था। तो नीतीश कुमार ने इनके लिए कुछ खास किया नहीं, क्योंकि चुनावी वर्ष था तो कम से कम चुनाव के नाम पर मगर उन्हें करना चाहिए था। कारखानों की बात करें अगर हम बिहार में, तो उसकी स्थिति काफी दयनीय है। इसको कैसे ठीक चीज मैं बताऊंगा इस चीज पे, क्योंकि हम लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं। दो चीज केशव जी, सरकारी नौकरी कोई भी सरकार आ जाए सभी को नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है उसमें सरकारी नौकरी हम नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बिहार में चाहते हैं कि टाटा और कोशिश ऐसे जैसा बहुत बड़ा कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करे, तो वो भूल जाइए, क्योंकि बिहार लैंडलॉक स्टेट है। बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, जमीन कम है। बिहार में कोई भी सरकार 1000, 2000, 3000 एकड़ जमीन नहीं दे सकती है किसी बड़ी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। नहीं तो बिहार में वो परिस्थिति है, लेकिन हाँ एमएसएमई में सरकार काम कर सकती है, कृषि में। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो है सो जनता सरकार को घेर सकती है। वो इसलिए क्योंकि रोजगार तो सबको मुहैया सरकारी नहीं कराई जा सकती, सही बात है। लेकिन मैं ये आंकड़ा भी देखने को मिला है कि 2012 में जो वैकेंसी निकली थी 2020 तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई। जो परीक्षाएं होती है वो परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पहले लीक कर जाते हैं, कुछ सीटें बिक जाती है। यहां तक कि जब प्री मेंस निकलने के बाद जब जो है सो फाइनल जब उनका इंटरव्यू आता है, मेडिकल आता है, वहां पर जो अभ्यर्थी होते हैं उनसे जो है सो रिश्वत के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सरकार को घेरी जा सकती है। अब रही बात कृषि बेसिस, ठीक है,
दूसरी इंडस्ट्री को हम यहाँ पर डेवलप नहीं कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड आप देख लीजिए कि बिहार में जितने चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं उनको जो है सो खोला जा सकता है, जूट मिल यहाँ पर उसको जो है सो ओपन किया जा सकता है, राइस मिल उसको जो है सो एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये सारे चीज यहाँ पर ऑप्शन है। लेकिन आप पिछले ये चुनावी जो साल है, हम कह सकते हैं कि पिछले 2 या 3 महीने में जिस तरीके से केंद्र में अभी जो है सो भाजपा की सरकार है और नीतीश कुमार बिल्कुल भाजपा से काफी करीब है, तो जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बिहार पर फोकस किया गया है और जितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, यह काम क्या पिछले 5 वर्षों में नहीं हो सकती थी? उसके लिए वो सारे फंडिंग जो है सो 5 सालों में जो है सो उसको जो है सो पास नहीं किया जा सकता था? तो क्यों जनता में ताजा जो है सो ये बनाए रखने के लिए, अपनी यादाश्त को बनाए रखने के लिए कि जनता के लिए जो है सो सरकार के द्वारा ये काम किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को जानती है कि चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन किया गया। तो ये अगर पहले किया गया होता तो कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार मिलता। जो यहां पर जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो गांव में रहने वाले जो मजदूर हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजी रोटी मिलती वहां पे, जो कोरोना काल में ही जो है सो उनके मतलब कि एक जीवन निर्वाह के लिए वो काफी ज्यादा आवश्यक था और बहुत ही उसकी आवश्यकता पड़ी। लेकिन वहां पर उस समय में पिछले 6 महीनों में जो स्थिति देश की थी, वहां पर उसको चालू नहीं किया गया, उन परियोजनाओं को उद्घाटन नहीं किया गया, काम नहीं किया गया। अगर काम किया गया होता तो कुछ मजदूरों को रोजगार तो वहां पे मिल गया होता। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब रोजगार की बात आती है, क्योंकि ये सच में चर्चा का विषय होना चाहिए, चाहे जो इस बिहार में हो या इस देश में बड़े बड़े टीवी चैनल्स हो उस पर भी होना चाहिए और जो छोटे हो उन पे भी होना चाहिए। और मैं इसका पक्षधर हमेशा रहा हूं कि रोजगार सृजन का या तो सरकार उपाय करे, व्यवस्था करे, या फिर जो लोग रोजगार सृजन करना चाहते हैं, जैसे एमएसएमई खुद आत्मनिर्भर, भाजपा ने आत्मनिर्भर जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार का एक स्लोगन चलाया। आत्मनिर्भर कैसे होइएगा सर? जब आप एक किसी छोटा सा कंपनी एस्टेब्लिश करने जाएगा, एमएसएमई माइक्रो ही समझ ले हम, चलिए पापड़ का हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, उसमें भी अगर 5 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 10 जगह साइन करवाना पड़ता है। आज भारत सरकार की जो पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो विदेशी कंपनी आती है वो 1 डोर पॉलिसी कर दिया है उन्होंने, कि एक जगह पे जाइए, आपका सारा कागज सब कुछ देख लिया जाएगा, वहीं से आपको परमिट दिया जाएगा, वहीं से आपको बोल दिया जाएगा कि आप अगर विदेश से इस कंपनी को लाना चाहते हो और अगर आप सही है हर चीजों में तो आप वहां कंपनी बैठा सकते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बेला का स्थिति आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में ही बेला पड़ता है, फेज 1 और फेज 2 एमएसएमई का हब है बेला। उत्तर बिहार में मुझे नहीं लगता इतना कंपनी कहीं होगी। पार्ले की कंपनी है वहां, और भी कई कंपनीज है वहां, लेकिन वहां की स्थिति आप देखिए, बारिश होती है तो घुटने भर से अधिक पानी वहां लग जाता है। वहां परिस्थिति बहुत ही गंदी हो गई है। तो सरकार को सिर्फ रोजगार को लेकर नहीं बोलना चाहिए कि मैंने रोजगार दिया। जहां तक जो मजदूर बाहर से वापस आए, मनरेगा के तहत काम शुरुआत हुई, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? बाढ़ आ गया, बारिश हो रहा है लगातार, कहां से वो कमाएंगे, कहां से खाएंगे? वो लोग ऐसे लोग हैं सर कि वो लोग रोज कमाते हैं, उसमें से खाते हैं और 10 रुपया बचा कर रखते हैं कि तबीयत खराब होगा तो बाद में जाके इलाज करवाएंगे। तो वो लोग कहां से उतने, मतलब जहां रहे होंगे, अगर मुंबई में वो फंसे होंगे तो 1 महीने, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा उसके 1 महीने बाद ये आवाज उठी कि उनको लाना चाहिए। 1 महीने तक वो कहाँ खाए होंगे, किन्होंने उन्हें खिलानी थी? उत्तर बिहार ने बाढ़ का प्रकोप झेला, उसमें उनको पीड़ित हुए, वो कोरोना में हुए। मतलब बिहार हमेशा, जो मध्य वर्गीय लोग हैं उनके पास भी जो है सो रोजगार का कोई साधन नहीं रहा, और जो है सो एक मध्य वर्गीय जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा इस कोरोना काल में। मैं बताऊंगा केशव जी, बिहार के जो गरीब लोग हैं ना, या फिर मध्यम वर्गीय भी मानिए आप, क्योंकि मध्यम वर्गीय में 2 तरीके से देखता हूँ, गरीब मध्यम वर्गीय, अमीर मध्यम वर्गीय, 2 होते हैं। और जो गरीब मध्यम वर्गीय और जो सबसे गरीब हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है बिहार में। मैं भारत की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में फिर मुझे देखना होगा, लेकिन बिहार की अगर मैं बात करता हूं, और जिस तरह बाढ़ में मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, बिहार बाढ़ में ग्राउंड लेवल पर हम लोगों ने जाके देखा इस बाढ़ में कि किस तरह लोग रास्ते पे
जहां पे आपको पता नहीं है कि सांप आएगा, बिच्छू आएगा, काट लेगा, मर जाएगा, वहां पे वो लोग अपने बच्चों के साथ सो रहे हैं। जो घर में उनका सामान भीग गया है, अगर गेहूं है, कुछ है, उसको रास्ते पे सुखा रहे हैं। कौन सा ट्रक आके कब चढ़ जाएगा ना सर, उसको उनको पता नहीं है। लेकिन वही चीज है कि बिहार में चुनाव का जो मुद्दा रहता है वो ये नहीं रहता कि बिहार में बाढ़ मुक्त कैसे कराया जाए। जहां बिहार में एक तरफ बाढ़ का प्रकोप लोग झेलते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सुखाड़ भी झेलते हैं। किस तरह से उस दोनों को ऐसा किया जाए कि न बाढ़ हो न सुखाड़ हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को इंतजाम करना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं जो नेताओं हैं, उनमें जो नेता लोग हैं और जो मतलब कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र से वो खड़े होना चाहते हैं, तो समस्याएं तो कई हैं, निदान निकालने की आवश्यकता है। इन्हीं सब परिस्थितियों और परेशानियों को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए राजनेता अभी भी जो है सो अपने पार्टी मुख्यालय और शीर्ष नेताओं के लगातार संपर्क में है, जो आपको अभी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि वो या तो पटना या फिर दिल्ली देखने को मिलेंगे। तो यही सब समस्याएं हैं जो अगर जिस पे पहले से अगर काम हुई होती तो निश्चित ही उन नेताओं को एक जो डर है अंदर से वो नहीं होता कि हम तो बेखौफ जाएंगे अपने क्षेत्र में और जनता हमें जो है सो निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। अंत में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अनिकेत ने एक बात कही थी कि जल जमाव है, अन्य समस्याएं हैं, क्या इसमें भी लोग वोटिंग करने जाएंगे? तो मेरा जहां तक मानना है केशव जी और अनिकेत जी, कि जो लोकतंत्र होता है ना, उस लोकतंत्र में जनता को बस एक यही मौका होता है। इसके 5 साल बाद तक मैं सभी नेताओं की बात नहीं करता, सभी विधायक सांसदों की बात नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे विधायक सांसद देखे हैं जो आते हैं, जो लोगों के बीच रहकर आते हैं। लेकिन एक सकरा विधानसभा है, माफ कीजिए काटी, वहां के विधायक जीते, वहां से निर्दलीय लोगों ने उन्हें जिताया। जदयू ज्वाइन करते हैं और वो पिछले 3 से 4 साल तक अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, सकरा विधानसभा से वो तैयारी करते हैं। तो इसकी जिम्मेवारी किसी न किसी को तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बाढ़ जैसी आपदा और कोरोना जैसी आपदा में वो विधायक जी वहां पे जाके उन लोगों का सुध नहीं लिए तो क्या लेंगे। तो जहां तक वोटिंग की बात है, तो मैं मानता हूं, मेरा मानना है, ये मेरा दूसरा वोट होगा। मैंने पहला वोट लोकसभा में किया था और ये मेरा दूसरा वोट होने जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में वोट बहुत बड़ी ताकत होती है, और जो 7.5 लाख मतदाता हैं, मैं चाहता हूं कि अब तक बिहार में जितने भी सालों में वोटिंग हुई, जितने भी चुनाव में वोटिंग हुई, उस सबसे अधिक वोटिंग इस बार हो और बिहार में जो मुद्दा हो। क्योंकि अगर ठीक है, अगर आप नहीं इस बार रैली होगा, लेकिन आपका विधायक और सांसद जो है आपके यहाँ जाएगा बात करने कि आप हमको वोट दीजिए, आप मेरे लिए ये काम कीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन उनसे आप पूछिएगा कि आपने मेरे लिए पिछले 5 सालों में क्या काम किया, रोजगार के लिए क्या किया, मेरे अच्छे सड़कों के लिए, विकास के लिए क्या किया, क्राइम फ्री माहौल के लिए, और भी कई प्रशासनिक स्तर पर। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में कि प्रशासन, आप थाना चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, आपको वहां वो चीज दिखेगी। लोग डरते हैं पुलिस से, जो अब तो वो जदयू में जाने वाले हैं जैसा कि मेरा सूत्र कहता है, लेकिन जो पूर्व डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, रॉबिन हुड का नाम दिया गया, वो कहते थे कि मैं फेयर पुलिसिंग में भी विश्वास रखता हूं, लोग जाके पुलिस से बात करें। लेकिन सर अब जाके बात कर लीजिए किसी थानेदार से। जो उनका तुरंत जो सो अभी जो बयान आया है, उन्होंने जो है सो मतलब इस्तीफा देने के बाद जो उनका जो है सो जो बयान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब मुझे निष्पक्ष नहीं रखा जाएगा, मेरे सर्विस पीरियड को कहीं ना कहीं बदनाम किया जाएगा और कलंकित, इस पे जो है सो धब्बा लगाने की बात होगी, जिसके कारण इलेक्शन से पहले है ना, ये होगा, ये मैं भी मानता हूं इसलिए होगा क्योंकि वो अब राजनीति में आ चुके हैं। उनके राजनीति में आते ही संजय राउत का बयान आपने सुना होगा, और फिर जो तेज प्रताप यादव ने बयान दिया, ठीक है वो पुलिस थे, उनके सर्विस पे मैं सवाल नहीं उठाता क्योंकि आज तक उनपे कोई दाग नहीं लगा। दाग अगर किसी ने कोई सवाल उठाया भी तो वो जब तक वो आरोप उन पे तय नहीं होगा तब तक वो अपराधी नहीं माने जाएंगे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक बिहार पुलिस में काम किया। अगर पहला AK-47 किसी पुलिस अधिकारी ने हासिल किया था तो एक बेगूसराय में वो तब SSP थे। उन्होंने पहला AK-47 जब बिहार पुलिस ने AK-47 देखा नहीं था तब उन्होंने वहां से बरामद करके फिर दिखाया था। तो ठीक है, प्रशासनिक स्तर पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छे हैं। तो राजनीति में आने के बाद उन पे छीटाकसी होगी सर, छीटाकसी अच्छे खासे तरीके से होगी। राजनीति में कोई चले आए, आज अगर सेना का कोई बड़ा पदाधिकारी अगर राजनीति में चले आता है तो उस पर भी 4 इल्जाम लगते हैं। खैर अंत में
बस इतना ही मैं कहूंगा, जो इन्होंने सवाल पूछा कि लोकतंत्र है और ये चुनाव एक मौका है, लोगों को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए और वोट देना चाहिए और मुद्दों पे देना चाहिए। समस्याओं को लेकर देखते हुए उसको नजरअंदाज नहीं करना है। आपके पास वो शक्ति है, डेमोक्रेसी ने आपको वो चीज दी है कि आप अपने शक्ति का प्रदर्शन तो 5 सालों में एक बार करते हैं, तो निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप जाएं और वहां पर वोटिंग करके जो है सो जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप वोट निश्चित तौर पे करें। वही चीज है, एक चीज लास्ट में कि आपने बोला कि शक्ति है, सही बात है। कई जगहों पर हम जाते हैं तो कहते हैं 5 साल में नेताजी देखने तक नहीं है, तो अब 5 साल में आपको ये मौका मिला है, क्योंकि बहुत जगह ये भी कहते हैं, हम सुनते हैं लोगों को कि क्या करेंगे वोट देके, थोड़ी ना मेरे पास आएगा। तो ये जो मानसिकता लोगों में बस गई है उस चीज को हटाना पड़ेगा और लोगों को वोटिंग करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी है कि बिहार को जो जातिवाद के चंगुल, क्योंकि सर पूरा भारत जातिवाद में है, कहीं क्षेत्रवाद है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए तो मराठा नॉन मराठा के नाम पे वोटिंग होता है, आप हरियाणा चले जाइए जाट, तो उसी तरीके से साउथ में क्षेत्रवाद होता है। तो वो होना है और आपको मुद्दे पर वोट देना है। आपको जो समस्या है, जो मूल समस्या आपके गांव के, आपके टोले का जो समस्या है, उस समस्याओं पे सवाल पूछना है इसी पे। क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं तो हम लोग भी सवाल पूछते हैं, तो लोगों का जब दर्द होता है ना, कुछ लोगों का वो नॉन पॉलिटिकल होता है सर। और वो लोग देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जब पानी उनके घर में साल में 4 महीने पानी उनके घर में जमा रहता है तो कष्ट होता है। और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और इसी पे वोटिंग भी होना चाहिए। तो अभी आपने हमारे चैनल के माध्यम से, चुनावी चर्चे के माध्यम से हमारे दोनों सहयोगियों की बात सुनी और केशव जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि पिछले 2-3 महीनों में जितना ताबड़तोड़ शिलान्यास हुआ है ना, अगर उसका 40 से 50% भी अगर जमीनी स्तर पे काम होता ना, तो आज शायद जो जीते हुए विधायक भी आज पटना का दौरा कर रहे हैं उनको ये नहीं करना पड़ता। और शुभम जी ने भी एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि वोट जो है ना वो आपकी ताकत है, आपकी एक वोट जो है ना एक अच्छी सरकार को बना सकती है। और ये आपके पास मौका है कि जो विधायक ने आपको टपला खिलाया है, जो विधायक ने आपके साथ धोखेधड़ी की है, आप उसको अपने एक वोट से उनको ये जवाब दे सकते हैं। तो सहयोगी शुभम और केशव जी के साथ मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।